हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सोशल स्टडी का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है। हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो नेशनलिज्म की क्या स्पिरिट थी, लोगों में नेशनलिज्म कैसे आए, इसके बारे में हम लोग करेंगे। क्या जो हमारे जो फ्रेंच जो आर्टिस्ट थे उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था अपने माइंड में। ठीक है, क्या उन्होंने देखा था जब वो आप लोग चैप्टर्स में देखोगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके बाद में क्या स्टेप लिए गए, जो रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने कौन कौन से स्टेप लिए, क्या क्या उन्होंने चीज़ें चेंज की। ठीक है, एंड उसके बाद में हम लोग नेपोलियन देखेंगे, फिर यूरोपियन नेशनलिज्म देखेंगे कि कैसे यूरोपियन नेशनलिज्म का स्पिरिट कैसे हुआ। ठीक है, वो कैसे जर्मनी इटली यहाँ पे पहुँचा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलते हम लोग हमारे टॉपिक वाले में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो जरा हमारा टॉपिक उसमें तो देखेंगे कि चैप्टर जो आपके फर्स्ट है उसमें पेज 3 पे भी हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ी एक पेंटिंग है, वहाँ पे एक फीचर्स उन्होंने लगा रखे। उस पिक्चर में दिखा रखा है कि चर्च है, पोप है, एंड एक जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की फोटो लगा रखी है जहाँ लोग अपने अपने फ्लैग्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम देखें तो वहाँ एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, तो फ्रेंच ये बात है 1848 की। फ्रेंच जो आर्टिस्ट था उसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो जो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट, उसने अपने माइंड में एक इमेजिनेशन किया था, एक विजुअलाइजेशन किया था कि हमारा ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कैसा हो। ठीक है, अब ड्रीम ऑफ वर्ल्ड की उन्होंने 4 सीरीज ऑफ प्रिंट की। ठीक है, एक सीरीज प्रिंट की जिसके बारे में उन्होंने बताया कि हमारा जो ड्रीम, उसके अकॉर्डिंग कि हमारा ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कैसा हो, कैसा ही संसार दिखना चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैसा हो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, जिसमें इक्वलिटी हो, जिसमें लिबर्टी हो, लोगों को फ्रीडम हो, लोगों के पास में राइट्स हो, ऐसा उन्होंने अपने माइंड में इमेजिनेशन किया था। उन्होंने जो सीरीज में उन्होंने देखा तो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड जो उनका तो था, फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो देखा कि ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कैसा, एक सपनों की दुनिया, एक सपनों का संसार जिसमें सब चीजें हों। ठीक है, तो कैसे उसमें लोगों ने देखा कि कैसा होना चाहिए, जो उनका ड्रीम ऑफ वर्ल्ड उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए। एज इट वाज, जो उसने सोचा, उसने क्या सोचा कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक ऑब्वियसली अगर हम लोग देखें, डेमोक्रेटिक मींस डेमोक्रेसी कहाँ पे होगा, जहाँ पे लोगों के पास में पावर रहेगी। पावर सोर्स कौन रहेंगे, पब्लिक। डेमोक्रेटिक मींस जो पावर जो होगी किसके पास में होगी, लोगों के पास में। लोगों कैसे, लोगों के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव लोग होंगे वो लोग जाएंगे तो हम लोग डेफिनेटली हमारे लिए जो सिलेक्टेड जो पर्सन्स हैं, ठीक है, तो उन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव लोगों, दैट मींस पावर सोर्स ऑफ पावर लोगों के पास रहेगी, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है। अदरवाइज तो देयर विल बी किंगडम है या मोनार्ची सिस्टम्स है, ऐसा है। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने फोर्स किया था कि जो उस टाइम जो यूरोप में जो चल रहा था, ठीक है, डेफिनेटली वहाँ पे मोनार्चियल गवर्नमेंट चल रही थी, वहाँ पे डिक्टेटर्स रूल कर रहे थे, वहाँ पे चर्च एंड पोप का रूल था वहाँ पे। तो इन सब चीजों से अलग हटकर उसने एक माइंड में विजुअलाइजेशन किया कि हमारा जो ड्रीम ऑफ वर्ल्ड जो होगा वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, सोशल होना चाहिए। डेमोक्रेटिक दैट मींस डेमोक्रेसी डेफिनेटली है कि लोगों के पास में पावर हो, लोग अपने अगर जहाँ पे रूलिंग पार्टी अगर वहाँ पे अगर अकॉर्डिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द पब्लिक वेलफेयर अगर काम नहीं करें, डेफिनेटली वी हैव द राइट टू चेंज दैट पर्टिकुलर रूलर। ठीक है, तो दैट मींस डेमोक्रेटिक और सोशल, दैट मींस वो काफी सोसाइटी का होना चाहिए, वेलफेयर के काम करें, सोशल वेलफेयर सामाजिक होना चाहिए। एंड द रिपब्लिक दैट मींस अगर हम आप लोग देखें इंडिया, अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट। क्यों रिपब्लिक, रिपब्लिक को जैसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्र, ठीक, गणतंत्राधिक हम लोग बोलते हैं। तो रिपब्लिक दैट मींस क्या, दैट मींस जो भी जो रूलर जो इलेक्टेड होगा, जो एग्जीक्यूटिव जो इलेक्टेड होगा वो कहीं भी नॉमिनेटेड नहीं होगा। ठीक है, वो राजा का बेटा राजा, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी पर्सन, जो हाईएस्ट अथॉरिटी जो पर्सन चुना जाएगा, दैट मींस वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा। ये ध्यान रखना, इलेक्टेड होगा, वो बनोनिक नहीं होगा कि ऐसे किसी को भी हमने राजा बना दिया, ऐसा सिस्टम वहाँ पे नहीं होगा। अभी तो जैसे हम लोग देखते हैं उस टाइम जो किंगडम का जो रूल था, ठीक है, कंप्लीटली जो किंगडम का एम्पायर था वहाँ पे तो ऐसा ही होता था। बट रिपब्लिक स्टेट्स, ये रिपब्लिक वर्ड यही डिफाइन करता है कि हमारा जो सुप्रीम जो पावर होगी, जो अथॉरिटी होगा, जो पर्सन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, वो अपने आप नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मींस ऐसे उसने एक स्टेट्स की उन्होंने क्या की थी, इमेजिनेशन की थी। अब आप लोग जैसे लोग देखेंगे कि उसने
कार्ड में जो पिक्चर है, फर्स्ट में जो पिक्चर लगा है उसमें एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक बना हुआ, लोग अपने अपने फ्लैग्स लेके जा रहे हैं। और उसकी इस तरफ देखोगे तो वहाँ पे जो मोनार्ची सिस्टम है, जो डिक्टेटरी सिस्टम है, जो किंगडम्स ऑफ रूल्स है, वो सब बिखरे हुए हैं। दैट मींस उसने एक ऐसी गवर्नमेंट या फिर एक ऐसी कंट्री का उसने इमेजिनेशन किया था जहाँ पे लोगों के पास राइट हो, लोगों के पास क्या हो, फ्रीडम हो, ठीक है। अब वहाँ पे आप लोग देखेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि आपके चैप्टर में जो कॉर्नर में जो पिक्चर्स एंड जो लाइन्स जो दी गई है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू कैन नॉट इग्नोर दैट पॉइंट। जैसे ही आप लोगों की चैप्टर ये मान लो आपका चैप्टर है, कॉर्नर में जो आपके जो मेन पॉइंट्स या फिर जो भी आर्टिकल या फिर जो भी दिया गया है वर्ड, आप उसको कंप्लीटली समझे, बिकॉज वी कैन नॉट इग्नोर। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एमपीएससी एग्जाम्स में या फिर स्टेट बोर्ड की जो एग्जाम्स होती है, तो हमें उनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो उसमें वहां दे रखा है एब्सोल्यूटिस्ट। देखो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब तो यही होता है दैट पर्सन हैव ऑल द पावर, मतलब उसको कोई रोक ना सके। ऐसी एक गवर्नमेंट, एक ऐसा एक सिस्टम जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। मान लो मैं राजा हूँ, कोई पर्सन है मेरा अपोज कर रहा है, मैं डायरेक्टली बोल दिया चलो उस पर्सन को उठाओ और अरेस्ट कर दो, दैट मींस मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। दैट मींस ए गवर्नमेंट और a system of rule that has no restrictions, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसके पास क्या है, पावर है, और पावर कौन सी, अनलिमिटेड पावर, जिसको जैसे चाहे वो यूज कर सकता है। और ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए मोनार्चिकल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। और जो ऐसी जो निरंकुश जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, मोनार्की और डिक्टेट जो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो गवर्नमेंट या सिस्टम होता है, वो बहुत सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाएंगे, वन पर्सन के द्वारा लिए जाएंगे, एक सेंट्रल पॉइंट से वहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे। वो मिलिटराइज भी हो सकता है, मतलब सैनिक के द्वारा भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो कोई उसका अपोज कर रहा है, उसके अगेंस्ट में कोई जा रहा है, तो डेफिनेटली क्या करेंगे, वो उसको बाय सैनिक बल के द्वारा उसको दबा देंगे, या रिप्रेसिव भी हो सकता है, दमनकारी नीति भी वो लोग अपना सकते हैं। तो एब्सोल्यूटिस्ट मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं निरंकुशता को इग्नोर कर रहा है। दैट मींस एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। द पावर इज नॉट इन द हैंड ऑफ द पीपल, दैट मींस द पावर इज अ कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड इन अ वन पर्सन, राइट। वी कैन से लाइक अ किंग, वी कैन से लाइक अ डिक्टेटर, ठीक है, उसको हम लोग कैसा भी रूप हम लोग दे सकते हैं, राइट, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एंड ये डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एनटीएससी एग्जाम्स में यहाँ पे पूछे जाते हैं कि एब्सोल्यूटिस्ट किसको डिफाइन करता है, मोनार्की सिस्टम्स को डिफाइन करता है, या फिर डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है, या फिर किसी और गवर्नमेंट्स को डिफाइन करता है। तो ये आपको क्लियरली ये वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे एक वर्ड और दे रखा है यूटोपियन, ठीक है। यूटोपियन की अगर बात करें तो जो फ्रेडरिक जो सोरियो है, उसने भी एक ये देखा था कि एक स्टेट विजन ऑफ स्टेट्स, एक ऐसा स्टेट्स, विजन जनरली क्या है कि मतलब उसने देखा, विजन मतलब दृष्टि होती है हमारी, जनरली विजन क्या है हमारा, उसने देखा एक ऐसी सोसाइटी हो दैट इज सो आइडियल। अब हम लोग देखें कि उसने ऐसी कल्पना तो कर ली कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें कुछ भी ना हो। सपोज हम लोग देखें कि ऐसा एक मेरा स्टेट हो राजस्थान, जिसमें कोई पुलिस ना हो, कोई पनिशमेंट ना हो, कोई भी सब अपने अपने तरीके से काम है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इतना आइडियल स्टेट आज की दुनिया में एग्जिस्टिंग करना दैट इज कंप्लीटली अनलाइकली, राइट, ठीक है। तो ऐसा उसने अपना इमेजिनेशन उसने किया था, अपनी कल्पना की थी उन्होंने कि मैं एक ऐसे स्टेट्स को देखना, ऐसी सोसाइटी को देखना चाहता हूँ जो काफी ज्यादा आइडियल हो, जो ऐसी हो, तो वो पॉसिबल आज में नहीं है, ठीक है। तो दैट इज अ विजन ऑफ द स्टेट सोसाइटी। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे एक नाम और आया है आपके बुक में, अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन था, ही आल्सो ए राइटर, वो भी एक क्या राइटर था। और ये क्वेश्चंस भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में पूछ सकता है कि हु राइट, उसने क्या किया था, उसने एक ऐसे लिखा था और उसका नाम क्या था, व्हाट इज अ नेशन, राइट, ठीक है। तो दैट मींस जो उसने लिखा था, क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट दिस ऐसे, व्हाट इज अ नेशन, दैट मींस अर्नेस्ट रेनन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से एनटीएससी में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बुक में से। तो ये चीजें हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, every corner of the book, every symbol or every point, every word, ठीक है, जो चार्ट में लिखे होते हैं, we cannot ignore it, that is the most important point. Directly questions is asked by them, directly पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपके स्टेट बोर्ड हो या फिर एनटीएससी या सीबीएसई कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा हिस्ट्री था इस चैप्टर के बारे में, फ्रेडरिक सोरियो के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
ठीक है। उसमें है हमारा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस में जो क्रांति हुई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज द आइडिया ऑफ नेशंस, कि उन्होंने जो नेशन बनाने का उनका जो आइडिया था, कैसे नेशनलिज्म लाएंगे अपने यहाँ पे कंट्री में, उसके बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात करें फ्रांस की क्रांति की, तो जनरली अगर जो 9th में अगर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अगर आपने अपने माइंड को आप रिकॉल करोगे, डेफिनेटली यू नो ऑल थिंग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे वो लोग आए थे, वहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी जो एक्टिविटी जो इवेंट हुए थे उसके बाद में क्या क्या चेंजेस हुआ था। ठीक है। तो ये सब चीजें आप अगर रिकॉल करोगे तो अच्छा है, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुई थी। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, वो हुई थी 1789 में, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। उससे पहले अगर हम लोग देखें, देखो फ्रेंच में क्या था कि पहले क्या था, अगर हम बात करें फ्रेंच में, तो पहले क्या था, मोनार्ची सिस्टम था, मोनार्ची सिस्टम था फ्रेंच में। उसके बाद में वहाँ पे रिपब्लिकन आया, रिपब्लिक स्टेट बनाओ, रिपब्लिक स्टेट के बाद में वहाँ पे क्या हुआ, जैकोबिन क्लब आया। मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको 9th क्लास का, 9th क्लास की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आप चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। पहले मोनार्ची सिस्टम था, फिर रिपब्लिक आया वहाँ पे, ठीक है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट, फिर आपके जैकोबिन दल आया, जैकोबिन जो दल होता है वो आया। उसके बाद में फिर क्या आया, वहाँ पे डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी ने ही क्या दिया, वहाँ पे जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको वहाँ पे चांस दिया उसके फाइट करने का, और उसके बाद में हमारे नेपोलियन जी आए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आपने क्या क्या। ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुई थी, ठीक है, 1789 में, उससे पहले वहाँ पे नेशनलिज्म का कोई स्पिरिट नहीं था। देखो उससे पहले वहाँ पे क्या था, किंगडम था जिसकी एक अपनी टेरिटरी थी, ये किंगडम था, उसकी अपनी एक टेरिटरी थी, बीच में एक किंगडम है, तो उन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी उन्होंने डिफाइन कर ली थी, अपना अपना क्षेत्र उन्होंने बना रखा था। ठीक है। तो ऐसा पहले वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे कोर्ट थे, चर्च थे, या फिर यहाँ पे किंगडम का रूल था, कंप्लीटली एम्पायर था। तो नेशनलिज्म वहाँ पे था नहीं, तो लोगों में जो नेशनलिज्म का स्पिरिट जो है वो कैसा है, आइडिया ऑफ नेशन कैसे है। ठीक है। तो अब देखो जब फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में जो पहली क्रांति हुई, दैट इज ए क्लियर एक्सप्रेशन, उसने क्लियर एक्सप्रेशन दिया लोगों को कि अब हमें नेशनलिज्म, स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आया, उन्हें अवेयर हुए लोग। ठीक है। अवेयरनेस आई, उनमें जागरूक हुए लोग। अब उनको लगा कि नहीं, अब बस ये बहुत हो चुका है, डिक्टेटर मोनार्ची सिस्टम बहुत हो चुका है, मोनार्चिकल गवर्नमेंट, अब हम यहाँ पे हम डेमोक्रेसी सेटअप करेंगे, एक ऐसी गवर्नमेंट सेटअप करेंगे जहाँ लोगों के पास में राइट्स हो, लोगों के पास में फ्रीडम हो। ठीक है। तो ऐसा क्लियर एक्सप्रेशन जो आया था यूरोप में, ठीक है, वो अगर हम देखें कि उसकी जर्नी, अगर फ्रांस की क्रांति अगर हम बोले तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन अबाउट द नेशनलिज्म दैट क्रिएट द सेंस ऑफ द नेशनलिज्म, दैट क्रिएट द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म अमंग द पीपल, राइट। ठीक है। तो फर्स्ट है। अब जो नेशनलिज्म जो उनका था, तो देखो उनमें उन्होंने क्या क्या, फ्रेंच के लोगों को सबसे पहले नेशनलिज्म लाने के लिए क्या करना होता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, अपने गांधी जी हैं, या तो अपने जो इंडियन जो स्ट्रगल हुआ है, मूवमेंट्स जो हुए हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, फ्रीडम को लेने के लिए, कि हमारा मेन मोटिव क्या था कि वी नीड अ फ्रीडम, वी गेट टू फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उससे हमें फ्रीडम चाहिए थी। तो उन्होंने स्ट्रगल किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो ब्रिटिश का जो रोल था, डिवाइड एंड रूल, उसको उन्होंने खत्म किया। कैसे क्या किया, पहले अपने आप में आपस में कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाओ, आप कलेक्टिव आइडेंटिटी लाओ, एक जगह लोगों को लाओ आप सामूहिक, ताकि तभी हम लोग क्या किसी भी पार्टिकुलर जो सेक्टर जो पर्सन है उसका हम लोग अगेंस्ट उसके जा सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। तो ठीक है। तो पावर को जनरेट करने की यूनिटी होना जरूरी है। तो फ्रांस में भी लोगों ने क्या किया, स्टेप टेकन, क्या स्टेप लिया कि पहले वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वहाँ पे क्रिएट की लोगों में, कि हम लोग एक हैं, वी आर नॉट डिवाइडेड ऑफ रिलीजन अदर। उन्हें एक जगह लाने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप लिए, और वो जो स्टेप उन्होंने लिए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो जो फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी वालों ने जो स्टेप लिया, उन्होंने पहले क्या लिया, आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड लॉ सेटल। अब ला पैट्रियो क्या है, ला पैट्रियो को अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको फादरलैंड बोल सकते हैं, फादरलैंड। ठीक है। और इसको पितृ संपत्ति भी बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि मेरे पिता की संपत्ति जो मेरे को मिली। ठीक है। तो लोगों में ये लाए कि ये भूमि, जैसे हम लोग देखते हैं ना, इंडिया में हम लोग देखते हैं कि ये मेरी भारत की भूमि है, हम लोग जनरली बोलते हैं। ठीक है। तो ये अंदर से हमारी जो फीलिंग है वो क्या है कि वी आर द सन ऑफ द
हम फ्रांस के नागरिक हैं और किसी भी किंगडम कोई भी अलग से जो प्रांत है जो स्टेट्स हैं उनके सिटीजन नहीं है। तो इससे क्या होगा, लोग कलेक्टिवली एक जगह आएंगे, सामूहिक एक जगह होंगे। जब डेफिनेटली जब एक जगह होंगे तो डेफिनेटली वो सेंट्रलाइज होंगे, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी जो ऐसे रूलर या मोनार्ची सिस्टम्स को लोफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आइडिया उन्होंने क्रिएट किया कि लॉ पैट्रियन या सिटीजन का और फादरलैंड का। ठीक है, ताकि लोग एक सेकंड जो उन्होंने जो आइडिया लाया नेशनलिज्म का, सेकंड था कि उन्होंने क्या किया, न्यू फ्रेंच फ्लैग उन्होंने डिजाइन किया। ठीक है, ताकि जो आइडेंटिफाई कर सके। देखो फ्रेडरिक सोरियो ने पहले ही बोला था कि लोग कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, फ्लैग से, अपने क्लॉथ से या फिर अपने कल्चर से, ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं कि ये क्या है। ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया, आइडेंटिफिकेशन के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए एक ट्राई कलर का उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग, थ्री कलर्स का एक न्यू ट्राई कलर उन्होंने एक फ्रेंच फ्लैग उन्होंने ऑर्गेनाइज कर डिजाइन किया, ताकि सब लोग की है हाँ ये हमारा क्या फ्लैग है। जैसे इंडिया का हम लोग देखते हैं, इंडिया का फ्लैग है जिसमें 3 कलर है, सैफरन है, केसरिया है, व्हाइट है, ग्रीन है। ऐसे आप लोग भी देखो कि फ्रांस, आज देखना आप लोग की फ्रेंच के कलर जो फ्लैग में 3 कलर्स कौन से हैं। ठीक है, तो उन्होंने न्यू फ्रेंच फ्लैग है जो डिजाइन किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई जिसमें पूरी ऑल ओवर कंट्री से लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम आप लोगों ने देखो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो हम लोगों ने भी क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज डिजाइन की थी, संविधान सभा है। ठीक है, और ये राष्ट्र की सभा थी कि एक राष्ट्र क्या हो गया, फ्रांस हो गया, और उसमें लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसी ने क्या किया, कंप्लीटली मीटिंग की, उसी ने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। ठीक है, उसी ने कमेटीज बनाई, अलग अलग जो कमेटीज इन्होंने काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बनाई जिसमें सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन का उन्होंने चांस दिया। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने किया कि जो सिस्टम पहले सेंट्रलाइज नहीं था, तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम उन्होंने सेटअप किया। मेन पॉइंट यही है फ्रेंड्स का कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम सेंट्रलाइज किया जहां से पूरे कंट्री के लिए, पूरे राष्ट्र नेशन के लिए वहां पे डिसीजन लिए जा सके। ठीक है, सेंट्रलाइज सिस्टम किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब फ्रेंच को उन्होंने कॉमन, उन्होंने जो फ्लैग बना लिया, असेंबली बना दी, बट अब लोग क्या फ्रेंच में भी क्या अलग अलग लैंग्वेज में लोग क्या दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो उन लैंग्वेज को उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज बना दी। जैसे इंडिया में हम लोग बोलते हैं कि क्या है हमारी लैंग्वेज, हिंदी, हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज है। ठीक, राष्ट्रभाषा हम लोग बोलते हैं, वेदर वी कैन वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट हिंदी इज ए नेशनल लैंग्वेज। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही क्या फ्रेंच ने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज उन्होंने बनाई कि फ्रेंच इज ए कॉमन लैंग्वेज टू ऑल द फ्रेंच सिटीजन, देयर इज ओनली वन लैंग्वेज। ठीक है, क्या किस लिए, ताकि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आए, कलेक्टिव आइडेंटिटी रहे, लोग में कॉमन रहे और लोग एक दूसरे। नेक्स्ट उन्होंने आइडिया उन्होंने जो क्रिएट किया वो क्या था, अपनी कंट्री के लिए उन्होंने एक न्यू नेशनल एंथम कंपोज किया। ठीक है, फ्रांस के लिए जो नेशनल, हमारा जो नेशनल एंथम है, ठीक है, किसने लिखा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, जो हमारा नेशनल एंथम, ऐसे ही न्यू नेशनल एंथम फ्रांस के लोगों ने कंपोज किया। और जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्टेड होते हैं इसमें, दे कैन आल्सो टेक अ ओथ, ओथ मींस शपथ, ओथ को क्या बोलते हैं, शपथ। ठीक है, तो ओथ लेंगे, जो भी सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट ये एक शपथ लेंगे। शपथ क्यों लेते जनरली हो, ताकि उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मैंने क्या ओथ ली है, ताकि मेरे को जो पोर्टफोलियो जो असाइन किया जाएगा, जो ड्यूटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो असाइन की जाएगी, उनको मैं कंप्लीटली फुलफिल करूंगा। ठीक है, इसीलिए इसी का मतलब होता है ओथ लेना। ठीक है, सेवंथ जो उन्होंने किया, अब उससे पहले देखेंगे कि किंगडम जो था तो उसमें जैसे एक जो भी था सामान, जो जब भी हम लोग जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, वो जो ट्रेड जब करते थे तो डेफिनेटली वन प्लेसेस से जो दूसरे प्लेस से जो मूवमेंट करते थे, माइग्रेशन जब करते थे, दे कैन आल्सो हैव अ कस्टम ड्यूटी, राइट। ठीक है, उसको हम कर देते थे वो लोग। तो सबसे पहले उसने क्या किया, वहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी। भाई कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तभी लगनी चाहिए कस्टम, या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई सामान आ रहा है तब कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, बट वहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी भी थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया न्यूज़मैन ने कि इंटरनल जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, वो उन्होंने क्या की कंप्लीटली अबॉलिश कर दी, बैन कर दी, प्रतिबंध लगा दी उस पर कि अब यहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी। सिर्फ एक्सटर्नल जो कस्टम ड्यूटी अदर कंट्री या स्टेट से जब आएगा तभी हम कस्टम ड्यूटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया फ्रेंच न्यूज़मैन ने कि जो पावर है वो पावर किसको दी, उन्होंने पावर ट्रांसफर टू द
डेफिनेटली जब लोगों के पास में पावर आती है, लोग कैन टेक अ डिसीजन, पीपल कैन टेक अ डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट, देन डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस लाइक अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, द पब्लिक हैव सम राइट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, ये जो स्टेप थे 7-8 स्टेप थे जो हमारे फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उन्होंने किए। ठीक है, इसी से और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द फर्स्ट स्टेप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज द क्लियर एक्सप्रेशन। सबसे पहले अगर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो लाया यूरोप में, उसकी जर्नी हम लोग फ्रेंड्स को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए स्टेप्स, आज हमने फ्रेंड्स ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है, फ्रेडरिक सोरे के बारे में पढ़ा है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ यूटोपियन। इसके बाद में हम लोग नेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन सिविल कोड के बारे में हम लोग जानेंगे, एंड व्हाट आर द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप गाइस आपको जो आज वीडियो जो दिखाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। ठीक है, तो आज के चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखें। ओके, बाय बाय।